नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में। क्रिया से पहले जो व्याकरण से संबंधित टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वो इस चैनल पर मैंने उनकी वीडियोस डाल दी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन्हें जाकर देखिए, उसके बाद आप क्रिया को समझ पाएंगे, उसे ठीक से पढ़ पाएंगे। क्रिया के बारे में शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी इस टॉपिक को देख पाएँ और समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया, जैसा कि आप जानते हैं ये होता क्या है, यानी ऐसे शब्द जिनसे काम का पता चले हमें, है ना, काम वाले शब्द, या फिर सरल भाषा में कह सके तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने आम बोलचाल में बहुत सारी ऐसी बातों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो कौन सा काम कर रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। तो वो वाले शब्द जिनसे किसी काम का पता चलता है हमें कि कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, खेलने का, खाने का, सोने का, तो ये सारे शब्द जो हमें किसी काम से संबंधित जानकारी देते हैं, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रिया जो होती है वो बनती किससे है? क्रिया के बारे में तो हमने जान लिया कि वो शब्द जो किसी काम के बारे में हमें बताएं क्रिया कहलाते हैं, लेकिन क्रिया किस चीज़ से बनती है ये भी हमें पता होना चाहिए। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिया का मूल क्या है। तो धातु, धातु आपने सुना होगा, धातु, क्रिया का निर्माण धातु से होता है, यानी क्रिया जो होती है उसका मूल धातु होता है। ठीक है, धातु यानी ऐसे शब्द जो बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन उनमें और प्रत्यय लगाकर, कुछ और शब्दों को लगाकर हम क्रिया बना देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पढ़, खा, पी। ठीक है, ये शब्द जो हो गए ये हमारे धातु हैं, ये क्रिया नहीं है, ये धातु है। लेकिन इनमें अगर हम ना जोड़ दें और बना दें पढ़ना, खाना, पीना, ठीक है, ना प्रत्यय जोड़ने से ये क्रिया शब्द बन जाते हैं, पढ़ना, खाना, पीना, इस तरह से। और अगर हम मूल शब्द को लें, ये मूल शब्द है और इसी मूल शब्द को धातु कहते हैं, ये क्रिया का मूल है। तो अगर पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि क्रिया का मूल क्या है, तो क्रिया का मूल धातु होता है। धातु के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और धातु के भेद कितने होते हैं? तो धातु के भी दो भेद होते हैं, एक होता है आपका मूल धातु और एक होती है आपकी यौगिक धातु, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धातु के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। ठीक है, मूल धातु और यौगिक धातु। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मूल धातु है, पढ़, खा, पी, ये मूल धातु है। इनमें ये अपने आप में एक शब्द है, ये किसी और शब्द का सहारा लेकर नहीं बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम इसमें कुछ और जोड़ दें, साथ में कोई प्रत्यय लगा दे, आ प्रत्यय लगा दे, जैसे अगर आ प्रत्यय लगाने से यौगिक जो होती हैं धातु वो मूल धातु में आ प्रत्यय को जोड़ने से बनती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे पढ़ जमा आ, पढ़ा। उसी तरह खा जमा आ, खाया। पी जमा आ, पिया। य में शब्द की साउंड आ रही है लेकिन उसमें प्रत्यय जो है आ का लगेगा। और खेल जमा आ, खेला। इस तरह के जो शब्द हैं वो आ प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनेंगे धातु के अंदर, मूल धातु के अंदर। ये जो शब्द मैंने आपको बताए ये मूल धातु हैं, लेकिन इन मूल धातुओं में आ प्रत्यय अगर मैं जोड़ूंगी और जो नया शब्द बनेगा वो यौगिक धातु कहलाएगा। ठीक है, एक चीज़ और जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो यौगिक धातु मैंने आपको बताई, यौगिक धातु को ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, यौगिक धातु को ही क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल होता है धातु, क्रिया का मूल धातु होता है, लेकिन जो यौगिक धातु होती है
जो मूल धातु में किसी प्रत्यय को जोड़ने से बनती है, वो जो यौगिक धातु है, उसी यौगिक धातु को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप समझ गए होंगे क्रिया के शब्द कौन से होते हैं। क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी काम को बताते हैं कि कौन सा काम किया जा रहा है, कौन सा काम हो रहा है। इन शब्दों से हमें जानकारी मिलती है। और क्रिया का मूल धातु होता है और यौगिक धातु को ही हम क्रिया कहते हैं। धातु के भी दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है, मूल धातु अपने आप में एक शब्द है जिसको किसी के साथ हमें जोड़ा नहीं है, वो मूल है, वो एक बेस जिसको हम कहते हैं वो है शब्द का। ठीक है, इनको हम अगर अलग अलग करेंगे तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं रहेगा, लेकिन इन दोनों वर्णों को, दोनों अक्षरों को जब मैंने एक साथ जोड़ दिया तो ये एक धातु कहलाता है। उसी तरह से अगर इस मूल धातु में मैं कोई प्रत्यय लगा दूँ तो वो यौगिक धातु बन जाएगी और यौगिक धातु को ही हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने क्रिया के बारे में जाना कि क्रिया क्या होती है। उसके बाद हम क्रिया के भेद पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, देखिए क्रिया के भेद हम जानते हैं। अब क्रिया के भेद में भी एक अंतर है। ज़्यादातर हम पढ़ते हैं, भाई हमने ये भी पढ़ा है, अकर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन वो होती क्या है, किस आधार पर वो क्रिया के भेद कहलाते हैं, हम ये नहीं जानते। उसी तरह से हमने ये भी सुना है कि भाई प्रेरणार्थक क्रिया भी है, संयुक्त क्रिया भी है, पूर्वकालिक क्रिया भी है, नाम धातु भी है। नाम हमने बहुत सारे सुने हुए हैं। ठीक है, क्रिया के भेद के रूप में हमने नाम बहुत सारे सुने हैं, लेकिन वो बेसिकली कहाँ से आए हैं, कौन सी वाली कैटेगरी में रखा जाएगा, उनका वर्गीकरण किस तरह से होगा, ये हम नहीं जानते। लेकिन आज हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए अब देखते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया का वर्गीकरण जो है, उसके भेदों का जो वर्गीकरण है, दो आधारों पर किया जाता है। पहला किया जाता है कर्म के आधार पर, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, और दूसरा किया जाता है रचना के आधार पर। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जो मैं आपको बताऊंगी, एक है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कई बार क्वेश्चन अगर बहुत मुश्किल बनाया जाता है एग्जाम में तो वो इसी तरह से बनाया जाता है कि ये किसी भी भेद का वो नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि वो किस आधार पर क्रिया का भेद है। तो एक तो हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर, दूसरा हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, देखिए। पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। दूसरा है सकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो इसके 5 भेद हैं। कर्म के आधार पर मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 भेद हैं, और रचना के आधार पर हमारे पास 5 भेद हैं। ठीक है, तो पहला होगा आपका सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, नाम आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा है आपका नाम धातु क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, और नंबर 5 पे है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपने ये सारे नाम कहीं ना कहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, है ना। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ये जो 5 भेद मैंने आपको बताए हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया,
तत्कालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, ये पांचों के पांचों रचना के आधार पर क्रिया के भेद है। ठीक है, रचना के आधार पर। और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। तो अब हम इनके बारे में बारी बारी से डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में। देखिए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखना, आप एक शब्द है, इसको पहचानने की बहुत आसान सा तरीका है अ जो शब्द है वो ज़्यादातर हम हिंदी में न के लिए यूज़ करते हैं, न शब्द के लिए। ठीक है, किसके लिए करते हैं हम? जहाँ पर नहीं की कोई बात हो, न की कोई बात हो, वहाँ हम अकर्मक इसका प्रयोग हम करते हैं न के लिए, जहाँ पर हमें किसी न यानी निषेध की भावना के बारे में बताना हो। जैसे कई शब्द हम ले लेते हैं, हिंदी में आते हैं अकारण, अकारण यानी बिना किसी कारण के। तो ऐसे ही अकर्मक, यहाँ पर तीन वो देख लीजिए, एक बीच में एक शब्द और आ रहा है कर्म। कर्म यानी वो वाक्य, ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं है, यानी ऐसे वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है। ठीक है, जो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है, यानी जो भी बात की जाती है कर्ता के बारे में होती है, उसका प्रभाव भी केवल कर्ता के ऊपर पड़ता है। कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, उसका प्रभाव भी, उस काम का प्रभाव भी कर्ता के ऊपर पड़ेगा, बात भी कर्ता की जाएगी। ठीक है, और इस वाक्य में कर्म की आवश्यकता हमें नहीं है। उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण जैसे कि राम पढ़ता है, राम खेलता है। कोई भी आप शब्द ले लें, कोई भी आप नाम ले लें, कोई भी उदाहरण, इसकी जगह आप सर्वनाम भी शब्द यूज़ कर सकते हैं। वह खाता है। अब देखिए इन वाक्यों में क्या है? इन वाक्यों में केवल कर्ता है, क्रिया है, कर्म की कहीं बात ही नहीं की गई है। कर्म यहाँ पर नहीं लिखा गया है। जैसे देखिए बीच में कोई शब्द, वह राम पढ़ता है, हमें पता है वो पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है हमें नहीं पता। राम खेलता है, क्या खेल रहा है नहीं पता। वह खाता है, क्या खा रहा है नहीं पता। ठीक है, तो जहाँ पर कर्म का लोप हो यानी कर्म ही ना दिया गया हो, ऐसे वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है। यानी इसमें ये जो क्रिया दी गई है आपको, ये अकर्मक है, यानी काम तो हो रहा है, हमें ये पता है कि काम कौन कर रहा है, लेकिन क्या काम किया जा रहा है ये हमें नहीं पता। तो ऐसे वाक्यों को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनमें जो क्रिया है अकर्मक क्रिया है। दूसरी तरफ सकर्मक क्रिया, स से जैसे अ का जो अर्थ हम लेते हैं वो निषेध के रूप में लेते हैं, वैसे ही स का जो अर्थ हम लेते हैं वो सहित में लेते हैं, सहित। तो सकर्मक यानी क्रिया कर्म के साथ आएगी। ठीक है, कर्म के साथ जो आपकी क्रिया है कर्म के साथ होगी। कर्ता जो काम कर रहा है उस काम का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो क्रिया है वो सकर्मक है या द्विकर्मक। उदाहरण हम देख लेते हैं। जो उदाहरण हमने पहले लिए थे उन्हीं के माध्यम से हम दोबारा समझते हैं। देखिए मैंने पहले उदाहरण में लिखा था कि राम पढ़ता है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि राम किताब पढ़ता है। दूसरा मैंने लिया था राम खेलता है, यहाँ मैं लिख दूँ राम बॉल से खेलता है। और आगे मैंने लिखा था कि वह खाता है, तो तीसरा मैं लिख देती हूँ वह सेब खाता है।
अब देखिए इन वाक्यों में क्या फ़र्क है। इन वाक्यों में कर्ता जो काम कर रहा है वो तो हमें पता चल रहा है, लेकिन उस काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। उस कर्म की जानकारी भी हमें इन वाक्यों से मिल रही है, इस क्रिया के माध्यम से मिल रही है। जैसे कि राम पढ़ता है, हमने पहले वाक्य में लिखा था राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है इसका उत्तर हमें नहीं मिला था, तो अकर्मक क्रिया। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। इस क्या वाले प्रश्न का उत्तर अगर हमें मिल जाए तो सकर्मक क्रिया। ये वाक्य में क्रिया को पहचानने की ट्रिक है कि आप इसे पहचान सकते हैं सकर्मक है या अकर्मक है। इसमें आप प्रश्न करके देखें क्या, किसे, किसको। इसमें अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया होगी। अब जैसे राम खेलता है, मैंने पहले लिखा था राम खेलता है। अगर आप पूछते हैं क्या खेलता है, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। अगर कर्म दिया हुआ है तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे राम क्या खेलता है, आपको पता चल जाएगा बॉल से खेलता है। किससे खेलता है, बॉल से खेलता है। वह खाता है, क्या खाता है, सेब खाता है। तो जब हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो यहाँ वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। प्रश्न का उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्रिया भी दो तरह की होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये भी अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, दो प्रकार की क्रिया है हमारे पास, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक यानी जिसमें एक कर्म आए, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म हो। द्विकर्मक जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म हो। जैसे अगर मैं लिख दूं राम गाय को चारा डालता है। ठीक है, राम गाय को चारा डालता है। अब आपको क्रिया पता है, काम क्या हो रहा है, चारा डालने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दो कर्म हैं। राम जो काम कर रहा है उसका प्रभाव दो चीज़ों पर पड़ रहा है। एक तो गाय पर, उसको चारा मिल गया, दूसरा प्रभाव चारे पर पड़ रहा है क्योंकि वो गाय खा लेगी। तो राम ने जो काम किया उसका प्रभाव दो चीज़ों पर पड़ा। दो कर्म होने के कारण वो द्विकर्मक वाक्य बन गया, द्विकर्मक क्रिया बन गई। और जहाँ पर ये जितने भी मैंने उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं ये सभी एक कर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर हमने देख लिया, इसके आगे हम देखते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भी। आइए देखिए, अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब इन पांचों के बारे में हम बारी बारी से जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। पहले हम देखते हैं सामान्य क्रिया के बारे में। ठीक है, सामान्य क्रिया यानी ऐसी क्रिया जब वाक्य में केवल कर्ता हो और क्रिया हो, यानी आपका कर्ता आएगा ऐसे वाक्यों में, साथ में एक क्रिया आएगी, एक क्रिया, तो आपकी सामान्य क्रिया कहलाएगी। जैसे कि इसके बहुत छोटे छोटे से उदाहरण होते हैं, जैसे तुम चलो, मैंने खाया, उसने पढ़ा, मैंने लिखा। इसमें आप देखिए वाक्य जो हैं कितने छोटे हैं, यानी एक कर्ता है और एक क्रिया है, इसके ज़्यादा कोई कुछ नहीं। अब देखिए जहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया हो, चलो, खाया, पिया, पढ़ा, लिखा, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही छोटे वाक्यों में अपनी बात को किसी दूसरे को बता देना। और एक क्रिया जब आएगी, सिर्फ एक क्रिया जब आएगी तो वो सामान्य क्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया में क्या होगा, आपका कर्ता तो होगा ही, कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो क्रिया है वो दो क्रिया हो सकती हैं या दो से ज़्यादा।
क्रिया आपकी दो भी आ सकती हैं और दो से ज़्यादा भी आ सकती हैं, तो वो संयुक्त, संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ, यानी एक से ज़्यादा जोड़ा हुआ। अब पीछे जो उदाहरण मैंने लिखे थे उन्हीं के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे मैंने खाया, ये सामान्य क्रिया का उदाहरण था, और अगर मैं कहूँ मैंने खा लिया, देखिए यहाँ पर मैंने दो क्रिया ली है, काम तो वही हुआ है, खाने का काम हुआ, लेकिन क्रिया दो है, खा और लिया। वाक्य मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, कहने का तरीका बदल गया और क्रिया यहाँ पर दो आ गई। वैसे ही मैंने लिख लिया, वे चले गए, यहाँ पर भी आप देखिए काम तो जाने का हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर दो क्रिया ली हैं, चलना और जाना, गमन हो जाना। इस तरह से जब दो क्रियाओं को संयुक्त करके हम अपनी बात बोलते हैं और क्रिया यहाँ पर दो से ज़्यादा भी आ सकती हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त क्रिया का उदाहरण मानते हैं। आगे देखिए नाम धातु की हम बात करते हैं। नाम धातु क्रिया की बात करेंगे तो देखिए नाम शब्द यहाँ पर आया है, नाम, और आप जानते हैं एक शब्द आया धातु, ठीक है। नाम आप जानते हैं, नाम वाले शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द, है ना, संज्ञा शब्द नाम वाले शब्द होते हैं। और धातु, धातु से क्रिया बनती है। अब अगर हम किसी संज्ञा शब्द से या विशेषण शब्द में प्रत्यय को जोड़कर क्रिया बनाने का काम करें तो वो नाम धातु क्रिया हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से मेरी बात को समझिए, अगर हम किसी संज्ञा शब्द में या विशेषण शब्द में या फिर धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नाम धातु क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए, मैंने एक शब्द लिया यहाँ पर, हाथ। हाथ आपको पता है क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें अगर मैं प्रत्यय को लगाकर एक क्रिया शब्द बनाऊं, क्रिया शब्द बनाऊंगी तो क्या होगा? हथियाना। यानी हाथ से बना हथियाना। उसी तरह से चिकना शब्द क्या है? चिकना शब्द एक विशेषण शब्द है ना, विशेषण शब्द। विशेषण से अगर इसमें मैं प्रत्यय लगाकर बनाऊं तो चिकनाना। यानी ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई गई हो, ऐसी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसके आप और भी बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। संज्ञा शब्दों को लीजिए, उसमें प्रत्यय लगाकर उससे क्रिया बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया में भी एक शब्द छुपा हुआ है, प्रेरणा, है ना। प्रेरणा हम या तो किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं। जब भी हमें अपना काम करवाना हो तो हम किसी को प्रेरित करेंगे काम करवाने के लिए, या फिर हम खुद किसी से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं। उसी तरह से क्रिया, यानी काम तो होगा लेकिन यहाँ पर हम जो कर्ता होगा वो स्वयं काम ना करके किसी और को प्रेरित करेगा उस काम को करने के लिए। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैंने पत्र लिखवाया। अब देखिए यहाँ पर पत्र लिखने का काम हो रहा है, पत्र लिखने का काम, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने पत्र लिखवाया है, यानी मैंने किसी और को प्रेरित करके अपना काम करवाया है। उसी तरह से पढ़वाया, खिलवाया, चलवाया, ठीक है, मैंने गाड़ी चलवाई। इस तरह से बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी क्रिया शब्द जो हम खुद नहीं करते, जो करता है वो स्वयं ना करके किसी और को प्रेरित करेगा उस काम को करने के लिए, वो सभी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, याद रखने के लिए नाम के साथ साथ उस नाम में ही
उसके अर्थ को ढूंढने की कोशिश कीजिए, वहीं से आपको मिल जाएगी। जैसे सामान्य यानी बिल्कुल सरल, बिल्कुल सामान्य सी बात करने वाली। संयुक्त यानी जुड़े हुए, यानी दो होंगे। नाम धातु यानी नाम से बनने वाली और धातु से बनने वाली क्रिया। प्रेरणा, प्रेरणार्थक में प्रेरणा यानी किसी को प्रेरित करना काम करवाने के लिए। उसी तरह से 5वें नंबर पर आप देखिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक में देखिए पूर्व शब्द को पकड़ लीजिए आप। पूर्व यानी पहले, पूर्व का मतलब पहले। तो ऐसी क्रिया शब्द देखिए, पूर्वकालिक यानी पहले, मतलब क्रिया से पूर्व में, क्रिया से पहले भी कोई क्रिया आएगी यहाँ पर, है ना। एक तो मुख्य क्रिया होगी, आपकी मुख्य क्रिया जो हमें अंतिम काम को करने को बता रही है कि कौन सा हो रहा है, लेकिन उस मुख्य क्रिया से पहले जो काम हो रहा है उसके बारे में भी पता चलेगा। और पूर्वकालिक क्रिया में एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, ज़्यादातर कर प्रत्यय लगाकर ये क्रिया बनी हुई होती हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे रमेश खाना खाकर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, काम जो है, रमेश को जो काम करना है वो जाने का काम करना है, वो जाएगा। हमारी मुख्य क्रिया यहाँ पर जाएगा, लेकिन इससे पूर्व वो कौन सा काम करेगा, तो इससे पूर्व का काम होगा खाना खाने का। ठीक है, यानी मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आएगी वो कर प्रत्यय लगाकर बनाई जाएगी, और उससे हमें ये पता चलेगा कि उससे पूर्व कौन सा काम होगा, तब मुख्य काम होगा। यानी रमेश खाना खाकर जाएगा, यानी बच्चा दूध पीकर सो गया। अब यहाँ पर देखिए, बच्चे का जो मुख्य काम है वो कौन सा है, सोने का। बच्चे का मुख्य काम सोने का है, लेकिन इस वाक्य में अगर पूर्वकालिक क्रिया आपको ढूंढने के लिए बोला जाए तो वो है पीकर, यानी दूध पीकर सो गया। ठीक है, इससे पूर्वकालिक क्रिया है आपका पीकर, मुख्य क्रिया है आपकी सो गया, करता है बच्चा, कर्म है आपका दूध। हर एक शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए कौन सी क्या चीज़ है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि व्याकरण जो है, हिंदी की व्याकरण आपको एक सीक्वेंस में पढ़नी चाहिए, एक क्रम में पढ़नी चाहिए। यानी सबसे पहले आपको वर्ण से संबंधित जानकारी प्राप्त करें, फिर शब्दों से संबंधित जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद आप व्याकरण की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये भी आप क्रम से पढ़ें, तभी आप हर चीज़ का एक अच्छे से मतलब समझ पाएंगे, उसको सही तरीके से सीख पाएंगे। तो अगर आपने क्रिया से पहले की जो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जिसमें टॉपिक वाइज आपको उन सारी वीडियोस की डिटेल मिल जाएंगी। तो आप एक बार चैनल को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।